का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और आज बड़ा सवाल में हमारा सीधा सवाल, एयर स्ट्राइक पर सियासी सवाल आखिर कब तक पूछे जाएंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे बड़ा सवाल में। और इसके साथ साथ कुछ और अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। शौर्य पर सवाल खड़ा करके क्या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि अपनों को ही सबूत चाहिए? ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे आज बड़ा सवाल में। लगातार एयर स्ट्राइक के बाद सियासत गर्माती जा रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं और इन सब के बीच बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं 2019 के चुनाव से पहले, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज बड़ा सवाल। लेकिन इस पूरे सवाल के इर्द गिर्द किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आप पहले देखिए एक बार। पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? पुलवामा एक दुर्घटना कैसे हो सकती है सर? बात करनी आतंकी हमले को, और आप क्या कहेंगे? साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है। ये साहब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी साहब हैं, आप संघ विचारक हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं और साथ में जुड़ रहे हैं सबीन अशाई साहब, आप प्रवक्ता हैं एआईपी पार्टी के। और पहला सवाल प्रेम शुक्ला साहब आपसे, देश तो एक है लेकिन नेताओं में एकजुटता क्यों नहीं नजर आती आतंक के खिलाफ? जी देखिए, आतंक का समर्थन करना कुछ लोगों ने जो है अपना राजनीतिक विमर्श समझ रखा है, और विशेष करके दिग्विजय सिंह जिस तरह से आज सुबह उठकर ट्वीट करते हैं और आतंकी घटना को दुर्घटना करार दे देते हैं। जो 26/11 की आतंकी हमले को, आईएसआई का जो हमला था सीधा साधा, उस आतंकी हमले को जो व्यक्ति जो है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका तलाशने का प्रयास करता है, जिसके लिए उसामा बिन लादेन उस्मा जी हैं, हाफिज सईद हाफिज साहब हैं। ऐसे लोग जो आतंकवादी घटना होती है, बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, मोहन चंद शर्मा के घर पर कोई नहीं जाता, वीरगति प्राप्त, और जो है श्रीमती सोनिया गांधी रोती हैं आतंकवादी के लिए। जी सिद्धू जी कहते हैं कि आतंक, वहां पर आप क्या पेड़ों के जड़ उखाड़ने गए थे कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने गए थे? आप मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मदद मांगते हैं। अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे साहब, क्या विपक्ष इसीलिए कह रहा था कि हम आतंक के खिलाफ सरकार की हर कार्रवाई में साथ खड़े हैं? क्या आप 2 दिन बाद सबूत मांगेंगे? अभय दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है अभय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। संगीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबीन साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे, हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान के चुने हुए नेता, हिंदुस्तान की संसद और असेंबली में बैठने वाले नेता पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, सबसे पहले जो अभी मुझे लगता है ऑल ऑफ इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। बात सवाल की नहीं है और सवाल पूछने का हक बराबर सब लोगों को है। तभी तो हम पहले से बोल रहे हैं कि ये जो सारे सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी का हो, कश्मीर का हो, इनको बीजेपी और कांग्रेस की जो एक कॉम्पिटिटिव सियासत है, इसे दूर रखना चाहिए।
देखिए, आज जो बात हुई है ये आज नहीं निकली है। आपको पता होगी पवन कल्याण एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है साउथ इंडिया के। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले बीजेपी ने खुद उनको कहा कि भाई चुनाव से पहले ऐसा कोई जो इंसिडेंट है वो वाकई पेश आएगा। फिर हम देखते हैं कि राज ठाकरे ने पुलवामा अटैक के बाद ये कहा कि जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं, जो सीआरपीएफ के जो लोग हैं जो मारे गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिम्स हैं। और अजीत डोवल जो हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी जांच होनी चाहिए और पुलवामा का सारा सच सामने आ जाएगा। क्या सच है आपके फिर हमने सियासत बीजेपी की तरफ से देखी क्या सच है भाई अभी जंग का माहौल बना ही हुआ था और तो ढेर हुआ ही जो नहीं। प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के वो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे और देश की जो सिचुएशन है उसमें कम इंटरेस्टेड थे। नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। आप फिर बीच में इंटरप्ट नहीं किए। नहीं, सच तो वही है सर। सच जो है वो एजेंसीज की जांच के बाद सामने आएगा। जो भी है मिलिट्री ने अपना काम किया। मैं तो पहले दिन से यही बात कह रहा हूं कि ये जो सेंसिटिव इश्यूज है इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले रुकने वाले नहीं है। इनको देश से कम इंटरेस्ट है, वोट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। जस्ट डोंट इंटरप्ट मी। मैं वही कह रहा हूं, येडियुरप्पा ने एयर स्ट्राइक के बाद कहा कि भाई कर्नाटका में उन्होंने कहा कि भाई 22 सीटें कम से कम हम लोकसभा में जीतेंगे बिकॉज ऑफ एयर स्ट्राइक। ठीक है कि जो मिलिट्री एक्शन है, जो हिंदुस्तान की आपके पास एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ उस पर भी आप सियासत करोगे। आप वोट के लिए कितना गिर जाएगी ये पार्टी? आतंक के खिलाफ सिर्फ बयानों का दौर देखने को मिलेगा इस देश में, या वाकई एकजुटता भी दिखेगी और सियासत नहीं दिखेगी? देखिए, आप एकजुटता की अपेक्षा जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों से आप इस समय नहीं कर सकते हैं। वो तो इस ताक में थे कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं उससे किस प्रकार से पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। जो सर्जिकल स्ट्राइक 2 या एयर स्ट्राइक जिसे आप केवल कांग्रेस के नेता नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां, केवल विपक्षी पार्टियां और जो लोग मोदी हेट ब्रिगेड में शामिल पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनको आज तक पिछले 5 वर्ष के अंदर मोदी ने एक भी काम उनमें अच्छा नहीं दिखाई देता है। येदियुरप्पा कौन है सर जो कर्नाटक में कहते हैं कि मैं कह रहा हूं सीधा असर पड़ेगा? देखिए, येदियुरप्पा का बयान बहुत ही निंदनीय है। येदियुरप्पा जी का बयान, ऐसी बयानों से को एकदम उसकी निंदा की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं वाजिब है। दूसरी बात, तो लेकिन को पाकिस्तान जाने की सलाह नहीं है। सुनिए मैं बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन है उनसे पूछना चाहता हूं, आप दिखाइए ना देश प्रेम। आप भूमि बत्नी के इतने बड़े बड़े नारे देते हैं, आप देशभक्ति के इतने बड़े नारे देते हैं, आप निकालिए येडियुरप्पा को अपनी पार्टी से अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आज मैं पाकिस्तान टेलीविजन देख रहा था, राहुल गांधी और जितने यहाँ के कई ऐसे सबसे पहले क्लैरिफाई कीजिए कि पवन कल्याण के बयान में सच्चाई है कि नहीं है? पाकिस्तानी मीडिया के पोस्टर बॉय हो चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं? जिन लोगों ने 21 पार्टियों ने रेजोल्यूशन पास किया, वो क्या राजनीति नहीं थी क्या? वो भी तो राजनीति थी। आप पहला दिन पुलवामा की घटना घटती है और 2 घंटे बाद आप 1 घंटे बाद आप बताइए ना, आपके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के 56 इंच की सीना को आप बता रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को घुसिए मारा। मगर आप तो अपनी सियासी एक्टिविटीज सस्पेंड कर सकते थे ना। आप तो मेरा बूथ में ज्यादा इंटरेस्टेड है और देश की प्रोटेक्शन में कम इंटरेस्टेड है। सुन लेते हैं एक बार, एक एक करके समीन साहब। देखिए, विपक्षी पार्टियों को और मोदी हेट ब्रिगेड को लगता था पुलवामा का मामला पोस्टरिंग के बाद वो खत्म हो जाएगा, सरकार फिर एक सामान्य तरीके से आ जाएगी और चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसका उल्टा काम किया। नरेंद्र मोदी ने जाकर के घुस के मारा। अब ये सदमे में है। उर्मिलेश जी, देखिए, ऐसा है कि ये जब से ये घटनाक्रम हुआ है, मैं आमतौर पे टेलीविजन की बहसों से बहुत दूर हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपके यहाँ आया हूँ क्योंकि आपका चैनल कई बार कायदे की बहस कराता है, तो बोलने दीजिएगा। मेरा बस यही कहना है कि ये जो दौर है, देश ने इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। कैसे सर? उसकी वजह ये है कि जिस तरह से चीज़ों को पोलराइज किया जा रहा है, जिस तरह झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है, जिस तरह पड़ताल नहीं की जा रही है, जिस तरह इस बात को की शिनाख्त नहीं की जा रही है कि घटनाएं कैसे घटी। और आप सर, झूठ क्या और पड़ताल किसकी? मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, जैसे एक ये बात कही जा रही है कि इस सरकार ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाते हुए भारत को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब मेरा ये कहना है कि भारत की अगर धाक जमा दी, कैसे जमा दी? आपके 40 सीआरपीएफ जवान
आतंकी हमले में मारे गए, आपकी सरहद में 300 किलो या 350 किलो या जो कितने किलो रहा हो आरडीएक्स आया, कैसे आ गया? आपके यहाँ किस तरह से वो हमला अति संरक्षित एक सेकंड अरे भाई आप बोलने नहीं देंगे तो मैं इस तरह से तो मतलब नहीं है कोई। माफ कीजिएगा, आपको बीच में अरे भाई 14 दिन से आप लोग बोल ही रहे हैं ना, मैं अपनी बात तो कह लूं अगर बुलाया है तो। नहीं, मैं दावे पर नहीं जा रहा हूं, मेरी बात सुनिए, और नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। पुलवामा के हमले के बाद जमाई सर, आप पहले मेरी बात सुनिए, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बोलना। आप बोलवाइए बीजेपी और आरएसएस को। मेरा बस ये कहना है कि इन चीजों की शिनाख्त नहीं हुई। दूसरी बात यह है 40 जवान मारे गए। अब इसके हाँ, मैं देशद्रोही केवल इस देश में आरएसएस बीजेपी के अलावा इस देश में नहीं, मैं देशद्रोही हूं, मैं तो कह रहा हूं भैया, अगर गोडसे के वंशज केवल देशभक्त हैं तो मैं देशद्रोही हूं। गोडसे के देशद्रोही कहा नहीं, अगर देशभक्त हैं तो मैं देशद्रोही होकर खुश हो जाऊंगा। महात्मा गांधी देशद्रोही, जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही, भगत सिंह देशद्रोही। सर विषयांतर नहीं होते हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं। गोडसे के वंशज केवल देशभक्त हैं। सर जो आप कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको देशद्रोही कहा ही नहीं, लेकिन आपके अंदर देशद्रोही मैं ये कह रहा हूं, अब आप जो है एक करके आप सच को झूठ को आपको दिग्विजय सिंह एक्सीडेंट कर रहे हैं आतंकवाद को, वो झूठ दिखाई नहीं देगा आपको, जो है दिखाई नहीं देगा आपको, पाकिस्तान का झूठ दिखाई नहीं देगा। इतने लोगों के बाद आपने एयर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक को आपने बहुत बड़ा कदम माना, उधर से भी एयर स्ट्राइक हो गई। कारोबार आपका रहा है न्यूक्लियर पावर का, और इसमें न्यूक्लियर पावर दोनों देशों के पास है, इसलिए आपकी परेशानी डिटरेंट होना चाहिए। डिटरेंट जिसको हम कहते थे, डिटरेंट का पूरा मिथ टूट गया। इसके बाद आपका एक पायलट उनकी गिरफ्त में आ गया, अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद या जो कहिए पाकिस्तानी हुक्मरानों के डिसीजन के बाद वो आपको सौंपा गया। मेरा सवाल आपसे, मैं यही कह रहा हूँ, झूठ क्या है वो बताइए। झूठ नंबर 1 कि आपने दावा किया है कि भारत की सरकार मौजूदा निजाम इसने पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, भारत का नाम रोशन किया है। क्या किया है? ये पहला झूठ। दूसरा झूठ आप कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक से हम बड़ी कामयाबी हासिल किए। अरे भाई, एयर स्ट्राइक से आपने एक काम किया कि आपने और एयर स्ट्राइक को अभी दो झूठ एयर स्ट्राइक साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, संगीत रागी साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और अगर एक सवाल भी मेरा आपसे, अगर सब कुछ झूठ है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करके शुक्रिया क्यों कहते हैं? नहीं, राहुल गांधी भी देशद्रोही हैं जी। कोई और देशभक्त नहीं है सिवाय आरएसएस और बीजेपी के अलावा। एक कमाल की राजनीति है। संगीत रागी, देश के खिलाफ सबसे खतरनाक राजनीति यही है कि बीजेपी और संघ के अलावा। सर आपने अपनी बात कह दी सर, उर्मिलेश सर आप अपनी बात कह चुके हैं, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब कहिए। नहीं विषयांतर नहीं, जो आजादी की संगीत रागी साहब नहीं। उर्मिलेश सर देखिए, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। उर्मिलेश सर ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपने अपनी सारी बातें कही, अब आप सुनिए भी। संगीत रागी कहिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बोलने नहीं देंगे। देखिए, सुन लीजिए एक मिनट जी। देखिए पर मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, वैचारिक खूंटे से बंधे हुए पत्रकार जिनमें व्यक्तिगत नहीं होते सर। देखिए, मैंने किसी व्यक्तिगत बात नहीं की, नहीं कीजिए, उन्होंने बोला है इसलिए सुनना पड़ेगा। वैचारिक खूंटे से बंधे हुए पत्रकार, वैचारिक खूंटे से बंधे हुए पत्रकार नैतिकता आदर्श की बातें नहीं करें। वो कल जाकर के यहाँ बोलते हैं वॉर मॉन्गरिंग है, तो ये उनकी लिबर्टी है। और इनको देशद्रोही यदि कोई कहता है, क्योंकि उनकी आकलन में आप देशद्रोही हैं, तब आपको बुरा लगता है। नहीं, मैं तो आपकी स्वतंत्रता है और उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। भाई मैं तो आपके कथ्य को वो कहता है कि आप देशद्रोही हैं, क्योंकि आप वही भाषा बोल रहे हैं, आपके मुहावरे वही है, आपकी भाषा वही है, आपके प्रश्न वही है, संगीत पाकिस्तानियों के संगीत रागी। ठीक है, आपने अपनी बात कही। सेना पर संगीत रागी एक सवाल, संगीत रागी हमारी सेना ने नहीं कहा कि 300 लोग मारे। सुन लीजिए, हमारी सेना ने नहीं कहा कि जवाब आप ही को देना है, जवाब आप ही को देना है। सवाल आपसे मेरा बोला है, हमको सर मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, जवाब आप ही को देना है। नहीं, ये तर्क तो नहीं हो सकता सर हर बहस। सवाल मेरा आपसे, आप लगातार जवाब आपको देना है, आप हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। सर सवाल तो सुन लीजिए,
सुन लीजिए, पहले मुझे उत्तर दे लेने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। इन्होंने कहा कि कोई पराक्रम नहीं किया है। अरे 1971 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री में, मैं तो कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वो हिम्मत नहीं दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार करें, लेकिन इनको लगता है कुछ नहीं, क्योंकि आप भी आपके अंदर आ गए दुर्भावना से इतने। अरे भाई अब बहुत हो गया इनका कि भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बीजेपी के सबको सर्टिफिकेट देते हैं। ये किसने इनको ये ठेका दिया कि नेशनलिज्म की दुकान खोल के बैठे? ठीक है, ठीक है। हिंदुस्तान का जो आईन है ये सबको इजाजत देता है कि कोई भी किसी भी बात पे निकालना होगा बाहर। प्रेम शुक्ला साहब, ये किसी शुक्ला साहब, व्यक्तिगत प्रेम शुक्ला साहब, वैचारिक क्या हर चुनाव में आरएसएस का इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल तो आगे बढ़ने से पहले पत्रकार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला साहब, सवाल मेरा आपसे, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव की हर चुनावी रैली में पुलवामा के बाद के एयर स्ट्राइक की चर्चा होगी और उसके सहारे वोट हासिल करने की कोशिश होगी? कौन नहीं कर रहा है राजनीति? देखिए, अब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, कोई उस पर वोट मांगने के लिए नहीं निकला है, लेकिन जिन लोगों ने कदरता दिखाई है सतत 26/11 की घटना के बाद भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। 59 घंटे तक पाकिस्तान में कराची के कमांड सेंटर से भारत पर हमले होते रहे और लोग शांति से बैठे रहे, शांति के गीत गाते रहे, पाकिस्तान के चरण पखारते रहे। अब और आसिफ अली जरदारी को बुलाकर जो है आप सेवैयां खिलाते रहे, और आज घुसकर पाकिस्तान को मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान के मारे जाने पर पीड़ा उर्मिलेश जी को हो रही है, अभय दुबे जी की हो रही है, सिद्धू को हो रही है, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को एक्सीडेंट बताया, सियासत कर रहा है, तो बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में क्या कर रही है? राजीव गांधी की हत्या को एक्सीडेंट मानेंगे क्या? इंदिरा जी की हत्या को एक्सीडेंट माना जाएगा? जवान जो शहीद हुए उनकी तस्वीरों से बैकड्रॉप चुनाव से जोड़कर देखेंगे, यानी चितबीन की चुनावी रैली में, चुनावी रैली में सुन लेते हैं। तस्वीर करके 56 इंच की छाती दिखाओ, और जब 56 इंच की छाती दिखाकर छाती पर चढ़कर मारे जाने के बाद ये स्यापा करेंगे, उर्मिलेश जी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि आईएसआई जो प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कही। अभय दुबे, संगीत रागी सर, माफ कीजिएगा, संगीत रागी सर, पूरा देश आपको देख रहा है। संगीत सर सुन लेते हैं। नहीं होनी चाहिए उनको। अभय दुबे साहब, सवाल मेरा आपसे, अभय दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे और सीधा सवाल सर, जैसे ही पुलवामा में शहादत होती है, विपक्ष कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और सरकार जो कदम उठाती है 2 दिन बाद ही विपक्ष सरकार से पूछता है कि अब सबूत दीजिए। साथ क्या इसलिए था कि आप सबूत मांगेंगे? देखिए अनुराग जी, ये पहला सवाल खड़ा कब हुआ? अब आप देखेंगे तो एयर वाइस मार्शल ने जब तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तब RGK कपूर से ये सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि क्या 300 आतंकियों को मार गिराया गया है? उन्होंने कहा कि इसका मूल्यांकन तक हमने नहीं किया है और सेना ने अब तक इस पर कोई ऐसा आंकलन नहीं किया है, हमने टारगेट को हिट किया। किसी ने भी सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य पर एक नेता ने एक वीडियो मुझे बता दीजिए। लेकिन जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तब देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? या तो 4 घंटे तक वो पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, या चूरू में, यवतमाल में, झारखंड में इनके गृह मंत्री जी जो देश के हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला हो रहा था तब वो छत्तीसगढ़ में रैलियों को एड्रेस कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि 300 आपने जो है पंजाब में F-16 क्या दुर्घटना गिरा दिया वायुसेना के जवानों ने? उठाकर देख लीजिए अनुराग जी, दशक दर दशक उठाकर देख लीजिए, जो व्यवहार पाकिस्तानी हुक्मरानों का रहा है वो भाजपा का हो गया है आजकल। इस देश में वही देश वही नहीं है जो सिर्फ भाजपा की वायुसेना ने जो भी कुछ किया क्या वो दुर्घटना है? देख लीजिए अभय दुबे साहब, सेना ने जो कुछ किया क्या वो दुर्घटना है? देखिए विषयांतर नहीं होते हैं सर, विषयांतर नहीं होते हैं सर। अभय दुबे साहब, वायुसेना ने जो किया क्या वो दुर्घटना है? वायुसेना के पराक्रम के लिए पूरा देश एक है और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं। आप भी सही साढ़े 4 अबे दुबे साहब, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ
कि जो रिस्पॉन्सिबल आईएसआई थी आतंकी हमले में पठानकोट के, सर आप फिर पठानकोट पहुंच गए। सीन पर अबे दुबे साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा सर, वायुसेना ने जो कुछ किया क्या वो दुर्घटना है? आईएसआई की छाती पे चढ़कर मारा, राहुल गांधी की तरफ पोंक नहीं दिए, राजीव गांधी की तरह देश। अभय दुबे क्या दुर्घटना है? प्रेम शुक्ला साहब मैं आऊंगा आपके पास, एक ऐसे नहीं हो पाएगी। जो आतंकी मरे देशद्रोही हो गई, बताइए आप, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, कोई टीवी की डिबेट में उसका आर्गुमेंट नहीं रखा जाता। अरे सवाल खड़े करने की आजादी है, तभी तो ये भारतवर्ष है। सर सेना पर भी जनता पार्टी सेना की कार्रवाई को दुर्घटना बताते हुए इनकी नाकामियों पर कोई सवाल नहीं, आतंकी को जी बताते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में प्रतिरक्षा में की गई कार्रवाई है। अरे आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो संविधान की शपथ खाए हुए मंत्री वो कहते हैं मोदी जी की रैली में जो शामिल नहीं होगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा। अरे क्या बात हो गई साहब, हर एक को राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर दोगे आप। सवाल खड़े तब हुए जब बीजेपी ने झूठ बोलना प्रारंभ किया। क्या अभय दुबे भी अब पाकिस्तान चले जाएं? साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई नहीं। दिग्विजय सिंह पर भी बोलो जरा, अभय दुबे, दिग्विजय सिंह नाम का जो आईएसआई के प्रेम में जो पागल हुआ व्यक्ति है वो कहता है कि एक्सीडेंट है। आपको शर्म नहीं आती है? दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल दोगे, कल कान पकड़ के शब्दों की मर्यादा रखें सर। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आतंक के खिलाफ एक है, लेकिन जो राजनीतिक घमासान है इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी नाराजगी है, गुस्सा है। जब हमारे सामने आतंक को लेकर बड़ी चुनौती है तब किस तरीके से सियासी घमासान नजर आ रहा है। आखिर कब तक इस देश में पूछे जाएंगे, इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश आज बड़ा सवाल में खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के नेता को एनटीआरओ पर भी भरोसा नहीं है। एनटीआरओ जिसने साफ तौर पर कहा कि एयर स्ट्राइक से पहले 300 मोबाइल एक्टिव थे, तो क्या पेड़ पौधे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे? कितने मारे गए बताओ? अरे हमसे क्यों पूछते हो? एनटीआरओ सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना एथेंटिक। एनटीआरओ ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए। ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि 300 मोबाइल या बम गिराए जाने के पहले यदि वहां पर एक्टिव थे तो क्या वो मोबाइल वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनके पास थे कि वहां कोई था? तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं, संघ विचारक संगीत रागी जी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ सबीन अशाई साहब, आप प्रवक्ता हैं एआईपी पार्टी के। लेकिन अभय दुबे साहब, एक सवाल मेरा आपसे, बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? मौत का सही आंकड़ा या आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक? प्राथमिकता क्या है आपकी? देखिए, हमारी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख पर सवाल खड़े करना। अभी इन्हीं गृह मंत्री जी से पूछिए कि जिस कार्रवाई का ये जिक्र कर रहे हैं, जब पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला कर रहा था तब वो कहां थे? पाकिस्तान में वो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रैली को एड्रेस कर रहे थे। इसलिए और ये काम हूबहू अनुराग जी पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किया है जो बीजेपी कर रही है। सर, आप बीजेपी को पाकिस्तानी बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तानी बता रही है और हिंदुस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि आतंक के खिलाफ आखिरी लड़ाई आखिर कब लड़ी जाएगी और लड़ाई लड़ी भी जाएगी या नहीं लड़ी जाएगी? सब कुछ चुनाव के मद्देनजर है क्या? देखिए अनुराग जी, हमने ये पूछा भाजपा से कि आप एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लेकर आइए। आपने यूनाइटेड नेशन में कहा पाकिस्तान आतंकी देश है, आइए सारे राजनीतिक दल मिलकर उसको आतंकी देश घोषित कर दें। फिर क्यों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया उनको मिल जाए? ठीक है, ठीक है अभय दुबे साहब, समय कम है लेकिन जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक होती है। कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए विपक्ष सलाह देता है कि पत्थरबाजी के मुकदमे वापस हो और उसके बाद जब मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो वही विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा
करता है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर की सरकार की नीति फेल है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, सवाल मेरा आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, अगर सरकार ये कहती है कि हमने सेना को खुली छूट दी है, हमारे कहने पर सेना ने एयर स्ट्राइक की है, तो सरकार से विपक्ष लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेगा तो क्या नॉर्थ कोरिया में पूछेगा? जी नहीं, एकदम पूछे वो, लेकिन वो सवाल ना पूछे जो पाकिस्तान को अच्छा लगता हो, वो सवाल ना पूछे जो आतंकवादियों को भाता क्या हो। सवाल पूछे? वो सवाल ना पूछे जब सिद्धू ये कहते हैं कि बालाकोट में आपने स्ट्राइक की थी, वायुसेना ने हमारे शर्मनाक बात में पेड़ उखड़े थे, और पुलवामा में आतंकी हमला हो जाएगा और दिग्विजय सिंह उसको एक्सीडेंट कह देंगे, इससे हमारे देश का मनोबल बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी। दिग्विजय सिंह, सिद्धू, राहुल गांधी से लेके जावड़ेकर से लेके प्रेम शुक्ला, ये भारत सारे लोग पाकिस्तान के वीडियो पर बात करते हैं। ये अगर हम पूछेंगे ठीक है, मैं आता हूं, पाकिस्तान आतंकवादियों की मौत, ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, कांग्रेस भी और आपके पास पॉलिटिक्स और चाहे वो कश्मीर का मसला हो, पिछले 4.5 साल से सवाल सुन लीजिए, आपके प्राइम मिनिस्टर दे डोंट गिव टू हूट्स अबाउट। शिवन साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा आपसे है सर। जी बोलिए। 2018 का मेरा आंकड़ा है, मेरे पास सरकारी आंकड़ा, जम्मू कश्मीर में 86 नागरिकों की मौत हुई, 95 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, 2936 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का वायोलेशन किया। वो तमाम लोग जब एयर स्ट्राइक पर सवाल करते हैं वो तब क्यों चुप हो जाते हैं जब सैनिकों की शहादत होती है, नागरिकों को मारा जाता है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, तब क्यों नहीं सबूत मांगे जाते? एग्जैक्टली देखिए अनुराग जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट अनइंटरप्टेड ताकि मैं आपका जवाब जो है पूरे डिटेल में दे सकूं। दीजिए सर। मैं पहली बार से राइट फ्रॉम द टाइम आई ज्वाइंड योर डिबेट आई टोल्ड यू कि भाई ये जो सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान की जो प्रोटेक्शन है उसकी सालमियत का सवाल हो, इस सब पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दे कैन स्टूप टू एनी लेवल, आप इनको वोटों के लिए कुछ भी करा लीजिए, ये करने के लिए तैयार है। मगर एक बात मुझे बताइए, पिछले 4.5 साल में कश्मीर का क्या हो रहा है? जब मनमोहन सिंह के वक्त या उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जब एंगेजमेंट हो रहा था, कन्फ्रंटेशन पॉलिसी नहीं थी, 56 इंच की बड़ी बातें नहीं थी, जब डायलॉग वाज गिवन प्रेफरेंस, तब तो इस तरह की कैजुअलिटीज नहीं हो रही थी। आप 2014 से देखिए कैजुअलिटी काउंट कहां है, और मैं तमाम आवाम जो है हिंदुस्तान का उसको बोलना चाहता हूं कि भाई 15 लाख की बातें कहां गई, 2 करोड़ जॉब्स की बातें कहां गई? ये तो तभी इस पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन शिवन आशाई, आप कह रहे हैं कि बड़े मुद्दों पर बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 16-17 बार दौरे करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाता है, वार्ताकार की नियुक्ति की जाती है, पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं, सीज फायर कोशिश करते हैं। रमजान में जो तमाम कार्रवाई है उसको ठंडे बस्ते में डाला जाता है, और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियों की खबरें आती हैं उसके मुताबिक पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान से पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करने के लिए, और राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता है उनको। शिवन आशाई साहब सर, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपकी? जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, 2014 में इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन के बाद जो तमाम टेररिस्ट फोर्सेस है या ओवरग्राउंड वर्कर्स है, इनके पास पैसा नहीं बचेगा, तो उसके बाद भी तो ये अटैक हो रहे हैं। तो आप यार डिमोनेटाइजेशन के वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं शिवन आशाई। वक्त की नज़र, क्या आतंक के खिलाफ वाकई आर पार की लड़ाई दिख पाएगी या सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? मार्च के बाद भुला दिया जाएगा सब कुछ? देखिए अनुराग जी, आतंकवाद वहां पर उसकी प्रकृति क्या है, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक आप उसका समाधान नहीं। आपने सही कहा कि भारत सरकार आज 70 साल से वार्ता ही कर रही है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आते ही वहां पर सॉफ्ट पॉलिसी अख्तियार किया, लेकिन वो फेल कर गया। अब आपके पास विकल्प क्या बनता है? जो लोग पीस के लिए रोज अमन की आशा में चिल्ला रहे हैं, वो ये झूठ भूल कर रहे हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है वो 4 जिलों में हो रहा है, और वो जिहाद है जो पाकिस्तान से प्रायोजित है, पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा है। और ये जो अमन की आशा की फैक्ट्री वाले जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, जो ये पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनको कॉकटेल पार्टी मिलती है, वहां भ्रमण के लिए बड़े बड़े स्टार्स में जाते हैं। यहाँ भी सुन लीजिए, मुझे मालूम है जब तक इस जिहाद की मानसिकता को आप खत्म नहीं करेंगे, आप बॉर्डर पे करेगा और कब करेगा? देखिए, इसका मिलिट्री सोल्यूशन आपको चाहिए कि आप तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस में दाखिला ले लीजिए, आप बॉर्डर पे जाके लड़ लीजिए। पर नेक पसंद, अमन पसंद लोग हैं, उनके साथ
उर्मिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभय दुबे के पास आऊंगा, उससे पहले उर्मिलेश जी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव 2 महीना केवल रह गया था, तब ये सारा जो युद्धोन्माद पैदा किया गया है, इसका मकसद न तो आतंकवाद से निपटना है, न तो कश्मीर का मसला सुलझाना है। इसका मतलब बस ये है कि कैसे युद्धोन्माद में पूरे चुनाव को डुबो दिया जाए। और एक सेकंड सर सुनिए ना, और इसके जरिए है कि 40 शहीदों के बाद कुछ नहीं करनी चाहिए थी। मैं आ रहा हूं, नहीं करनी चाहिए, मैं आ रहा हूं, वहां पर गुस्सा नहीं है, भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आपने सवाल खड़ा कर दिया, सुन ले, उसके कारण आपको जो है मांस के टुकड़े नहीं मिलेंगे, देश की जनता का बड़ा हिस्सा दलित आदिवासी नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद कोई देशद्रोही कहते तो सर आपने अपनी बात कह ली, वही बात दोहरा रहे हैं, संगीत रागी वही बात दोहरा रहे हैं। उर्मिलेश जी कहिए अपनी बात। आप वही बात बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी लोग बोलता है। ठीक है उर्मिलेश जी, लेकिन देखिए मैं आता हूं अभय जी आपके पास। लेकिन देखिए विडंबना क्या है इन लोगों की, दलित आदिवासी पिछड़े आज की तारीख में देश के बड़े हिस्से में रोस्टर के खिलाफ, रिजर्वेशन की इनकी गलत नीति के खिलाफ पूरा बंद कर दिया है, पूरा बंद कर दिया है। इनकी सरकार आपकी अभी इनकी सरकार का युद्धोन्माद पागल छंट रहे हैं और देश का बड़ा हिस्सा प्रेम शुक्ला साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अभय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे जी, संगीत जी माफ कीजिएगा, संगीत जी माफ कीजिएगा, संगीत जी माफ कीजिएगा। प्रेम शुक्ला साहब मैं आऊंगा आपके पास। अभय दुबे साहब, अभय दुबे साहब, कहीं कांग्रेस पार्टी डर गई है सरकार के इस एक्शन से? जो 130 करोड़ भारतीयों की मांग थी, उम्मीद थी, हर कोई कह रहा था कि 26/11 के बाद जिस तरीके का रुख था वो रुख इस बार नहीं दिखना चाहिए, और वो ऐसा नहीं हुआ, इसका डर है आपके सामने। देखिए पूरा देश के जितने इतिहासकार, साहित्यकार, कलमकार, कलाकार, बुद्धिजीवी, युवा, सारे सब सरकार से डरे हुए हैं। सरकार ने जो फैसले लिए हैं, सुन लेते सर, एक बार बात तो पूरी करने दीजिए सर। ठीक है का हो चाहे गब्बर सिंह टैक्स, सुन लेते एक एक करके। आप देखिए अनुराग जी उठाकर देखिए कश्मीर की स्थितियां बिगड़ना कहां से प्रारंभ हुई। देखिए जब पहले दिन सारे प्रतिपक्ष ने आगाह किया कि मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर, प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकारिए, नकारिए मत, मसर्रत आलम को मत छोड़िए, कश्मीर की हालत बिगड़ना चालू होंगे। वहां एसपी ने चिट्ठी लिखी, वहां पर सरकार मोदी जी की थी केंद्र में भी, और वहां राज्यपाल का शासन था। दूसरी बार स्थिति जब बिगड़ गई, जब प्रधानमंत्री ने मौन सहमति दे दी शहीद साहब के इस वक्तव्य पर कि चुनाव के लिए आतंकियों का, पाकिस्तानियों का, हुर्रियत का सबका धन्यवाद, जबकि हुर्रियत ने तो उनका खिलाफत की थी। उसके बाद जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बनता है तो ये अलगाववादियों को कहते हैं स्टेक होल्डर है, बाद में खड़े हो जाते हैं कि अलगाववादियों का साथ देने से 11 के बाद उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, एक ही पॉलिसी। अतीत पर जा रहे हैं सर। मैं 2019 के एयर स्ट्राइक पर सवाल कर रहा था। संगीत रागी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला साहब मेरा सवाल आपसे, अभय दुबे साहब सुनिएगा जरा, मेरा सवाल प्रेम शुक्ला साहब से। प्रेम शुक्ला साहब, पुलवामा में आतंकी हमला होता है, 40 जवानों की शहादत होती है, और उसके बाद 130 करोड़ लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं इस मांग के साथ कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या ये कार्रवाई जो एयर स्ट्राइक के तौर पर नजर आई, आने वाले दिनों में भी दिखेगी, नजर आएगी, या एक एयर स्ट्राइक हो गई और अब इसका सियासी फायदा लिया जाएगा? जनता को आतंक के खिलाफ नतीजा चाहिए सर, सख्त नतीजा चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, यह पायलट प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट हुआ। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक कार्रवाइयों का यह सिलसिला जारी रहेगा। हम कार्रवाइयां करेंगे और जो पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले लोग हैं वो छातियां भी पीटते रहेंगे, इसी तरह छातियां पीटते रहेंगे। पायलट प्रोजेक्ट दोहराया जाता है तो कांग्रेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा। फिर सबूत मांगेंगे क्या? अभय दुबे फिर सबूत मांगेंगे या सरकार के साथ खड़े होंगे? अभय दुबे किसी भी तरह का जो है, अभय दुबे जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला के जवाब का। प्रयास कर लें, लेकिन अब आतंकवाद को नेस्तनाबूद किए बिना
सवाल सरकार की नीयत पे अनुराग जी हमने खड़ा किया है। क्यों किया है? क्योंकि सरकार ने भ्रम फैलाना चालू किया राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सरकार चाहती है कि पूरे उर्मिलेश जी ने ठीक कहा कि देश का ध्यान बटा दिया जाए, और इस पोलराइजेशन में जो पाकिस्तान भी यही तो करता आ रहा है दशक दर दशक से, जो आज मोदी सरकार करने लगी है। सर आपने भी तो कहा था कि कुछ करो, यही किया है उन्होंने। अभय दुबे सर्वदलीय बैठक में आपने भी तो कहा था कि कुछ करो। इसलिए अफजल गुरु को नहीं, अनुराग जी मैं आपके थ्रू बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या एक्शन लिया आपने पवन कल्याण के खिलाफ? अगर पवन कल्याण झूठ बोल रहा है कि 2 साल पहले उनको बीजेपी के लोगों ने ही कहा था कि भाई चुनाव से पहले ऐसा कुछ किया जाएगा, या जो राज ठाकरे बोल रहे हैं ठीक है, शिवन आशाई सवाल मेरा आपसे, आप प्रेम शुक्ला से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उर्मिलेश जी आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। शिवन आशाई मेरा सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर आने वाले दिनों में इस पायलट प्रोजेक्ट को सरकार बढ़ाती है, सेना आगे लेकर जाती है, तो आपकी पार्टी और जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टी कहां खड़ी है? शिवन आशाई, आपने इस तरीके की एयर स्ट्राइक या किसी भी तरीके की स्ट्राइक अगर आगे होती है तो जम्मू कश्मीर के बाकी दल कहां हैं? शिवन आशाई जवाब दीजिए। नहीं जा सकते जब आज सर आप भी सबूत मांगेंगे क्या एक बार हो चुकी है तो आपको राम मंदिर याद आ रहा है, बाबरी मस्जिद का इशू याद आ रहा है, आपको 370 याद आ रहा है, सर अभी किसी भारतीय को कुछ याद नहीं आ रहा, आतंक के खिलाफ सख्त लड़ाई नजर आती है सबको। आप कहां हैं अगर आगे इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट धराती है सेना तो? उनका ध्यान भटकाया जाए और पोलराइजेशन के थ्रू वोट हासिल किया जाए। शिवन साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, हो सकता है आपकी मजबूरी हो। अनुराग एक छोटी टिप्पणी जी, देखिए तथ्यात्मक ही बोलूंगा। नहीं आप पूछिए सवाल सर, मजबूरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं, सुन जवाब देना चाह रहे हैं। अगर भारतीय सेना आतंक के खिलाफ और स्ट्राइक करती है तो शिवन आशाई कहां खड़े हैं? सेना के साथ? ये सबूत मांगेंगे सेना से एक बार फिर, शिवन आशाई। अरे सर आप मुझे एक बात बोलिए ना, वक्त की गवर्नमेंट से ये सवाल नहीं हो रहा है कि भाई आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मैंने पहले से आपको कहा ये कोई बीजेपी की प्राइवेट आर्मी नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी है। तो क्या आपका ये मतलब है कि अगर आज मनमोहन सिंह या कोई और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता और पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता तो जवाबी कार्रवाई नहीं होती? जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया इज एक्टिंग। शिवन साहब आपने सरकार को बता दिया, बीजेपी को बता दिया, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि एनटीआरओ ने डेटा दिया। मतलब महबूबा मुफ्ती ये नहीं कहेंगे कि अलगाववादियों की सोच को नहीं दबाया जा सकता, सुरक्षा वापस ले लीजिए। उमर अब्दुल्ला ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर के हालात अगर बिगड़ते हैं तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। संगीत रागी। अनुराग जी पहली बात तो 1971 के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने सरहद पार जाकर के मारने की ऐसी साहस नहीं दिखाया है, यह मानना चाहिए। दूसरी बात, मैं सुन लीजिए, मैं उर्मिलेश जी को यह नहीं कहूंगा कि ये गद्दार है, ये राष्ट्र विरोधी है, ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन ये राहुल गांधी और बाकी विपक्षी पार्टियां और उर्मिलेश जी जैसे पत्रकार रुदाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो भारत के मन के अनुसार हुआ है। इनकी राजनीति मैं रागी जी को एक ही बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये लोगों के मुंह से बार बार गद्दार, देशद्रोही शब्द आता है। अरे यार बोलने दिया कीजिए। सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए अभी। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, सुन लीजिए। भाई देशद्रोही और गद्दार ये कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप कश्मीर के मसले को ये साजिश है कि बोलने न दिया जाए। सुन लीजिए, देशद्रोही और गद्दार ये लोग कहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा जवाब एक ही है कि गोडसे अगर देशभक्त था तो मैं देशद्रोही हूँ। ठीक है, यहाँ पर गोडसे अगर देशभक्त था तो मुझे देशद्रोही प्रेम शुक्ला साहब, देखिए एक एयर स्ट्राइक के बाद सियासत लगातार गर्मा रही है, लेकिन जो भारतीय हैं उनके जहन में जो सवाल है कि चुनाव बड़ा या आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई, इसका जवाब ईमानदारी से अभी तक नहीं मिल पाया। प्रेम शुक्ला साहब।
आतंक के खिलाफ कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर हम कर रहे हैं, लेकिन उर्मिलेश जी को पीड़ा हो रही है पुलवामा के बाद व्यक्तिगत नहीं, सवाल 130 करोड़ भारतीयों का है। सवाल 130 करोड़ भारतीयों का है, उस सवाल का जवाब दीजिए। सिद्धू रो रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू रोए पड़े हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के दिन मिठाइयां बांटी गई। भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इस्लामाबाद पर भी चढ़कर अभय दुबे मोदी है तो मुमकिन है कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, लेकिन अगर मोदी सरकार कुछ करती है तो कांग्रेस अगली बार तो सबूत नहीं मांगने जा रही है। इनके हाथ कांप जाते थे, अभय दुबे, राहुल गांधी कांपने लगते थे। कांग्रेस संगीत जी माफ कीजिए, अनुराग जी, अभय दुबे साहब, लोगों को बहुत अनुराग जी, मोदी है तो मुमकिन है अनिल के साथ मिलकर राफेल की लूट, लुटेरों को विदेश भाग जाने की छूट, नोटबंदी से खून का घूट, गब्बर सिंह टैक्स से व्यापार राफेल की दलाली खाते हैं रॉबर्ट वड्रा, 11,000 करोड़ रुपए बेल पर है राहुल गांधी। चोर अब नामुमकिन है मोदी जी आपका आना, समझ लीजिएगा। आपकी जो सत्ता के हमेशा भाजपा कहती थी कि पड़ोसी हम तय नहीं कर सकते, जिन आतंकवादियों को उनको हम कब्रिस्तान भेज रहे हैं, तो चोर जो है राहुल गांधी, चोर तक बदल दिया बांग्लादेश, 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में चोरी पे बेल पर है, 16 बार उसका बाप चोर, उसका बहनोई चोर, पूरा खानदान प्रेम शुक्ला साहब, अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है आपसे, आप दोनों से, एक देश की मौजूदा दौर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और एक देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, और हर किसी के जहन में सवाल यह है कि आतंक लड़ाई आर पार की होगी या इस तरीके से सियासत लगातार गर्माती रहेगी। और जिस तरीके की पूरी चर्चा सामने आई है, ये संदेश एक बार फिर जाता है जो अफसोसजनक है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आ रही है। आतंक के खिलाफ जो गंभीरता नजर आनी चाहिए वो गंभीरता सत्ता और विपक्ष के सामने एक बड़ा सवाल देखना होगा, जवाब ईमानदारी से मिल पाएगा नहीं। बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।